मनोरंजन व्यापारी का ये स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी, ये पहली बार नहीं है। बिहारी ये वर्ड सुनते ही लोगों के मन में एक गुटका चबाता। बिहारियों से आखिर इतनी नफरत क्यों है? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का ये स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी, ये पहली बार नहीं है जो बिहारियों को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया गया है। देश के हर कोने से बिहार के लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना एक बहुत आम सी बात है। बिहारी ये वर्ड सुनते ही लोगों के मन में एक गुटका चबाता, लुंगी पहने एग्रेसिव पर्सन की इमेज दिमाग में बनने लगती है। ये बिहारी या तो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी में सने हुए कपड़े पहने हुए मजदूरी का काम करता हुआ होगा। अगर स्पेशली दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर बिहारी शब्द का यूज ही गाली के तौर पर किया जाता है। अगर आपको इन शहरों में कोई रिक्शा चलाते हुए या मजदूरी करते हुए या लेबर का काम करते हुए कुछ वर्कर्स नजर आ गए, भले वो राजस्थान, गुजरात या हरियाणा के रहने वाले हो, लेकिन उनके वेशभूषा और उनकी काम की वजह से उसको बिहारी ही समझा जाता है। पर दोस्तों, मेन सवाल तो यही है ना कि बिहारियों से आखिर इतनी नफरत क्यों है, और वो भी अपने ही देश में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो मेजर रीजन है उसको हमने कई अलग अलग पॉइंट में बांट दिया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस बिहारी शब्द का कुछ आपको बातें बताता हूँ, और आखिर क्यों बिहार के लोगों को नीचे नजरों से देखा जाता है। तो चलिए फिर आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रियाज। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कई ऐसे मेजर रीजन्स हैं जिसको हमने अलग अलग पॉइंट में बांट के रखा है, जिसमें पहला है पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें 1918 अर्ली हिस्से को देखना पड़ेगा। उस समय मुंबई के लोकल वर्कर के साथ दूसरा सबसे ज्यादा वर्कर बिहार से ही रहते थे, और ये लोग बहुत ही मेहनती थे, इसीलिए इनको काम भी आसानी से मिल जाया करता था। और फिर ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया था, और उन्हें खुद के स्टेट के अंदर काम मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। उस समय महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट को बहुत ही सीरियसली ले रही थी, और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने अपने लोकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगी थी। एक समय तो इस प्रेफरेंस ने ऐसा भयानक रूप ले लिया था, बल्कि न सिर्फ बिहारी बल्कि किसी भी स्टेट के रहने वाले लोगों की दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने लगा। 1950 में तो साउथ इंडिया के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया गया, एक बहुत बड़ा मोर्चा शुरू हो गया था, और फिर लोग ये नारा देने लगे कि लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ। उस समय मुंबई में साउथ इंडिया के लोग बड़ी संख्या में यहाँ माइग्रेट करने लगे। हालांकि बिहारियों के मुकाबले साउथ इंडिया या गुजरातियों को इस सेंटिमेंट का थोड़ा कम सामना करना पड़ा, और इसका रीजन ये था कि इसका पैसा और इसका व्यापार, जो कि उस टाइम पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन सैड ये सब चीजें बिहारियों के अंदर नहीं पाई जाती। लिटरेसी रेट। अब दोस्तों, भले ही बिहार का इतिहास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा हो, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से हो, या दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान क्यों न यहीं से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आज के टाइम पर यह भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि आज का बिहार इतिहास से बिल्कुल उल्टी दिशा में बढ़ रहा है। आज बिहार लिटरेसी रेट के 61.80% के साथ सारे स्टेट से पीछे है। लेकिन दोस्तों, लिटरेसी रेट आखिर इतना कम कैसे हुआ? दोस्तों, इसका मेन रीजन स्कूल में बुनियादी जरूरतों की कमी है, और बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ देना, इकोनॉमिक इनक्वालिटी, जनरल डिस्क्रिमिनेशन, और एजुकेशन को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। और मैं जल्दी में इस पॉइंट को बोल के निकल गया ना, रुकिए मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। अब दोस्तों, बिहार के लगभग हर गांव में ये गुलाबी रंग की स्कूल जरूर दिखाई देती होगी, लेकिन अब देखिए बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन स्कूलों की हालत देख के ऐसा लगता है सरकार की दिलचस्पी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही है, न कि एजुकेशन का लेवल सुधारने में। बिहार के प्राइमरी स्कूल में तो कई बच्चों की कोर्सेज के बुक तक नहीं मिल पाती है। क्लास 4 के बच्चों को सेकंड क्लास का सवाल अगर पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। लंच टाइम के बाद स्कूल को बंद करना बिहार में आम सी बात है। लेकिन इसके पीछे हम गवर्नमेंट को सिर्फ दोषी नहीं मान सकते, बल्कि कई समय तो पेरेंट्स भी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं देती है, क्योंकि जब पढ़ने लिखने के बाद भी गांव के बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलती तो फिर इसका गलत मैसेज लोगों तक जाता है, और पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे में उनका बच्चा कहीं का नहीं रह पाएगा, पढ़ लिख कर उसे नौकरी कोई तो मिलेगी ही नहीं, और फिर लास्ट में आखिर खेती का ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर कई बार पेरेंट्स खुद अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर उन्हें अपने साथ काम पर लेके जाने लगता है, और यही वजह से बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, और ना ही वहाँ के बच्चों के अंदर
कोई स्किल डेवलप हो पाती है जिससे वो अच्छी कमाई कर सके। आखिर में फिर उनको मजदूरी का ही काम करना पड़ता है अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए, और फिर काम की तलाश में उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है जहां उनकी बोलचाल, काम और वेशभूषा के वजह से बहुत ही एम्बिशन होता है, डिस्टर्मेशन होता है, लो इन एवरी पैरामीटर। अब दोस्तों बात करें लिटरेरी रेट की, बल्कि और भी कई ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें बिहार लोवेंस रैंक कर रहा है। 15 से 49 साल के महिलाओं में से 60.3% एनीमिया की शिकार होती है। हालांकि ये डेटा पहले 67.40% था। इसमें बिहार में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होने से न कि उस माँ के ऊपर बुरा असर पड़ता है, बल्कि बच्चे की हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और समय से पहले बच्चे का पैदा होना और बच्चे का कम वेट का होना, इसी वजह से बच्चे को एनीमिया होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब ऐसा बड़ी संख्या में होने लगे तो कोई भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होती है। इसके अलावा गरीबी में भी बिहार हर स्टेट के मुकाबले सबसे टॉप पे आता है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में हरियाणा और राजस्थान के बाद से तीसरे नंबर पर है। लेकिन जब दोस्तों हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दे की बात अगर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग ये कहने लगते हैं कि देश के अंदर सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बिहार से ही आते हैं। अब सच में ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड अभी भी हमारे नजरों से दूर है। इतनी बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने का पीछे का रीजन भी यही है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कुछ मेजर स्टेप लिए ही नहीं। लोगों को अच्छी प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है और लोग थक हार करके उसका फोकस सरकारी नौकरी ही बच रही है। इन इक्वलिटी फॉर वीमेन, दोस्तों कहा जाता है कि कोई औरत जब एजुकेट होती है तो फिर फैमिली का पूरी स्टेटस बदल देती है, और यही सेम चीज किसी स्टेट या देश के लिए होती है। जहां वीमेन एम्प्लॉयमेंट नहीं होता वहां के स्टेट हमेशा तरक्की में नीचे ही मिलेगा। बात करें बिहार की, तो यहाँ औरतों के लिए इन इक्वलिटी आम सी बात है। यहाँ पे जितना प्रेफरेंस लड़कों के पढ़ाई में दिया जाता है उतना लड़कियों के पढ़ाई में कभी नहीं दिया जाता है, और यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि लड़कियों को पैदा होने के बाद उनके माँ बाप उनके एजुकेशन के जगह उनकी शादी और उनके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने लगते हैं, और किसी हाल से वो थोड़ा बहुत पढ़ भी ली तो उसको शादी करके सेटल ही होना पड़ता है। सेटलमेंट मतलब सिर्फ शादी, और लड़कियों के लिए करियर जैसा कोई शब्द ही नहीं है बिहार के अंदर। और अगर कोई करियर बनाना भी चाहे तो फिर उसके साथ कुछ ऐसा ट्रीट किया जाता है कि उसने किसी अनएक्सपेक्टेड चीज की डिमांड कर ली, और इस ग्रेट डेस्टिनेशन के लिए सिर्फ मर्द ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज, पॉलिसी और पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है। कई लड़कियों को तो बीच में ही पढ़ाई बंद करवा दी जाती है, और कई लड़कियां स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि उसके स्कूल में कोई टॉयलेट ही नहीं होता है। यही रीजन है कि जहां बिहार में 71.2% पुरुष लिटरेरी रेट है और वहीं महिलाओं की संख्या सिर्फ 51.5% है, और यही रीजन की वजह से बिहार पीछे होता जा रहा है, और इसी की वजह से बिहार के लोगों को दूसरे स्टेट से हेट का सामना करना पड़ता है। कास्ट पॉलिटिक्स, दोस्तों कास्ट इंडिया में आजादी से पहले ही बहुत एक बड़ा मुद्दा रहा, और इसको लेकर कई दंगे और झड़प आप इतिहास की किताबों में पढ़ सकते हैं। देश को कास्टनिज्म से छुटकारा दिलाने के लिए कई एक्टिविस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि साउथ इंडिया में पेरियार और महाराष्ट्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन लेट 80s के दौरान बिहार में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि लोअर कास्ट के लिए फाइट कर सके। हालांकि कास्टनिज्म की बीमारी बिहार में किसी महामारी की तरह ही फैली हुई थी, और बिहार में लोअर कास्ट वालों को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। उसी दौरान लालू प्रसाद एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभर कर आने लगे, और उसकी पॉपुलर होने की वजह थी कि उसका एक नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब इनके सीएम बनने के बाद लोअर कास्ट को सम्मान तो जरूर मिला है, लेकिन बाकी का सिस्टम पूरी तरीके से खराब होने लगा। बिहार में क्राइम रेट हद से ज्यादा बढ़ गया था। आए दिन दहाड़े हत्या और लूटपाट की घटना तो आम हो गई थी, और लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे, और यही रीजन है जो उसके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है। जंगल राज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 15 से 20 सालों तक चलता रहा, जिसने बिहार के विकास की कमर तोड़ करके रख दी। बिहार के इंडस्ट्री पे ताला लगने लगा, और लोगों का रोजगार छिनने लगा, और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में पलायन करने लगे।
लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये लोग जब अपने स्टेट में लौट कर वापस आते हैं तो यहाँ पे वोट भी जातिवाद पर ही देते हैं और यहाँ डेवलपमेंट ना बिहार के सरकार का मुद्दा रहा है और ना पब्लिक इसकी डिमांड करी है। बस इन्हें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए और सरकार भी इन्हें इसी सब चीजों पे लपेटती रही है। मैनेटिव पॉलिटिक्स। दोस्तों अब जरा आप इस क्लिप को देखिए। बिहार दे दिल्ली दे भैया आके राज करते बड़ ये स्टेटमेंट पंजाब के फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले साल फरवरी में दिया था। सुना ना आपने, ये कितनी बेबाकी से कह रहे हैं कि हम बिहार, यूपी और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कुछ साल पहले शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी बिहारियों के लिए कुछ इसी तरीके का जहर उगला था। कहा था कि मुंबई में बिहार के लोगों के लिए कुछ अलग सिस्टम लागू होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारियों को घुसपैठिया भी कहा था और उन्हें वहां से भगाने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार से आने वाले लोगों की वजह से महाराष्ट्र में अपराध बढ़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की, जिन्होंने इसी साल लेबर डे के मौके पर कहा है 90% क्राइम का जिम्मेदार बिहार और यूपी के लोग हैं। अब जरा इस तरह का बयान सीएम या फिर बड़े पद पर बैठे हुए लोग अगर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी लगने लगता है क्राइम फैलाने में बिहारी जिम्मेदार है या फिर उनके स्टेट में आकर उनके हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नेता तो अपना हेट स्पीच दे करके अपने घरों में वापस लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाले बिहारी लोगों का जीवन उस स्टेट में रहने के लिए नर्क बना देते हैं। क्राइम होने का दोषी बिहार और यूपी के लोगों को बना देते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर बिहारी माइग्रेट के ऊपर अटैक की तो खबर जरूर आपने सुनी होगी। इन सब का रीजन कहीं ना कहीं डर्टी पॉलिटिक्स ही रहा है। हेट सेंटिमेंट के पीछे कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री भी जिम्मेदार रही है, जहां वो गैंग ऑफ वासेपुर, गंगाजल या सूल जैसी फिल्मों के वजह से बिहारियों को एग्रेसिव, थरकी और वॉयलेंट दिखाने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ती। इससे देश के लोगों को बिहारियों में अनमैनेड कम्युनिटी दिखाई देने लगती है। स्ट्रेट लैग का विलन। अब दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है और जिस राज्य में ज्यादा संख्या या फिर ज्यादा गरीबी होती है उसको सबसे ज्यादा फंड दिया जाता है। अब साउथ स्टेट की पॉपुलेशन भी कम है और वो ज्यादा डेवलप भी है और इसी के वजह से उन स्टेट से गवर्नमेंट टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट करती है और फिर रिटर्न में उन स्टेट को बहुत कम पैसा दिया जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि हर 100 रुपए की वसूली पर तमिलनाडु को 29 रुपए दिए जाते हैं और वहीं महाराष्ट्र को सिर्फ 13 रुपए दिए जाते हैं। वहीं बिहार से हर 100 रुपए कलेक्ट करने के बाद वापस बिहार को 219 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में साउथ इंडियन स्टेट या फिर महाराष्ट्र को दिक्कत होने लगती है कि मेहनत हम कर रहे हैं और हमसे टैक्स कलेक्ट करके बिहार के लोगों को दिया जा रहा है। और दोस्तों ये डेटा और भी ज्यादा काम आने लगता है जब दोस्तों इलेक्शन होते हैं। यहाँ बिहारियों को विलन बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा दिखाया जाता है कि वो बिहार और यूपी के पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि इन स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है और इन स्टेट से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। और इसी तरह का स्टेटमेंट की वजह से साउथ इंडिया खुद को नॉर्थ इंडिया से अलग करने लगते हैं। हमारा पैसा ले करके भी यूपी और बिहार स्टेट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों आज की दौर की अगर बात करें तो हर एक चीज को पैसे पे ही तोला जाता है और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है लोग उसका ही सम्मान करते हैं। लेकिन बिहार में रहने वाले 2.9 करोड़ फैमिली, 94 लाख से भी ज्यादा परिवार सिर्फ महीने के 6,000 रुपए ही कमा पाते हैं या फिर उससे भी कम कमाते हैं। और बिहार के लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी होने का यही एक रीजन है। और आज से करीबन 15 साल पहले हरियाणा भी इसी स्टेज पे था। कोई भी उस स्टेट या फिर वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन जब वहाँ के किसान एक होने लगे तो फिर अचानक से लोगों का माइंडसेट ही बदलने लगा है। हरियाणवी एक्सेंट बोलना बहुत ही कूल लगने लगा और वहाँ की वेशभूषा और लोग जमीन से जुड़े नजर आने लगे। ऐसे में अगर बिहार और यूपी अगले 15 सालों में डेवलप होने लगा तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिस बिहारी एसेंट बहुत ही सुपर कूल लगने लगेगा और पूरा देश उनकी कल्चर के अलग अलग चीजों अपनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद से ना बिहारी अपशब्द की तरह
का इस्तेमाल किया जाएगा और ना उसको रोजगार छीनने वाला परदेशी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए ना सिर्फ सरकार को बल्कि आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। कास्ट से या फिर जातिवाद से निकलकर एजुकेशन को डेवलप करना पड़ेगा और रोजगार की बात करनी पड़ेगी। सरकार से सवाल करना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, बिहार के लोगों को अपनी छवि बदलने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके आप अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।